हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है AKY नीट सिस्टम में। तो आज हम शुरू करेंगे नीट का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं। उसके बाद कल लेक्चर नंबर 1 हो गया था और लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर दिया था, तो जो कल में हमने स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेल को किसने खोजा था, जीवित रूप किसने खोजा था, डेड सेल किसने खोजा था, लिविंग सेल किसने खोजा था, सेल थ्योरी किसने दी थी, मॉडिफाई किसने किया था। तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि सेल थ्योरी को जिसने जो दिया था वो थे हमारे स्लाइडेन और सॉन, और जो मॉडिफाई किए थे वो थे रुडोल्फ विर्चो। और ये मॉडिफाई थ्योरी जो दी गई थी वो 1855 में दी गई थी, और स्लाइडेन सॉन द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी वो 1838 में दी गई थी। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, जिसका जो 1665 में की गई थी। उसके 9 साल बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए, एवी ल्यून हाक, जिन्हें उन्होंने लिविंग सेल की खोज की। उसके बाद थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की। बाकी हमने यूनिसेलुलर पढ़ लिया था, सेल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमने बता दी थी। हमने बताया था आपको सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाकर समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो आइए आप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम लिख दिया। अच्छा, इसका मतलब मैंने समझाया था कि जो बना होता है हमारा शरीर वो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। कौन सी छोटी इकाइयों से? सेल। अगर छोटी छोटी सेल ये मिलकर ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहले हम प्लांट सेल को बनाते हैं, उसके बाद इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। प्लांट सेल। तो सबसे पहले प्लांट सेल को सबसे पहले प्लांट सेल को समझने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो सबसे पहले प्लांट सेल का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसको बना लेते हैं। तो जैसे जो एनिमल सेल होता है वो राउंड होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो क्वाड्रनरी होता है, इस तरह। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है, ये सबसे ऊपरी वाला भाग ये होता है हमारा। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम नामकरण करेंगे। मेरे पास एक ही कलर का मार्कर है तो मैं एक ही कलर से समझाऊंगा, बाकी आप लोग समझ लेना। ये जो प्लांट सेल में सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेल वॉल। इसको अभी बेसिक, इसका प्लांट सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हम बना लेते हैं। इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकेलिक्स को ग्लाइकोकेलिक्स में ही बोलते हैं हिंदी में। और इसका हम ये होता है हमारा वैक्यूल मेम्ब्रेन। एक हम वैक्यूल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये हमारा है वैक्यूल मेम्ब्रेन। ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है। आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। उसके बाद हमारा ये आता है गोल्जी अपरेटस। इसे हम, थोड़ा जगह कम है इसलिए आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। ये गोल्जी अपरेटस एपेरेटस। ठीक।
उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये छोटे छोटे इसमें राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे ये राइबोसोम। ये मेम्ब्रेनलेस होती है। यही एक ऐसा चीज है जो मेम्ब्रेनलेस होता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर इस पर ऐसे बना होता है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसे अंतरपर्दवी जालिका बोलते हैं हिंदी में। अंतरपर्दवी जालिका क्या बोलते हैं? अंतरपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर राइबोसोम है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का पढ़ा होगा, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका, चिकनी अंतरपर्दवी जालिका। तो चिकनी किसे बोलते हैं? अगर कोई, ये क्या है, ये हमारा बोर्ड किस तरह का है? चिकना है ना, इसमें कोई कोई पार्टिकल नहीं है। जैसे अगर हम इसको ऐसे स्मूथ है एकदम, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होता है, यहाँ हम बगल में ही बना देते हैं समझाने के लिए जस्ट। आप यहाँ पर देखिए, ये महीन महीन दाने से ये रफ, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ओके। और इसके बाद हमारा यहीं पर न्यूक्लियस होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक। ये हमारा केंद्रक है, इसी में हमारा होता है वैक्यूल में हमारा ये डायरोज सेल है, डायरोज सेल। इतना डेप्थ में नीड में भी नहीं आता है, ये हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में है भी नहीं। ये होता है डायरोज सेल। ओके। उसके बाद होता है यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। ओके। एमाइलोप्लास्ट, इसको हम बोलते हैं स्टार्च। ये स्टार्च मतलब बोलते नहीं, ये स्टार्च का वो करता है, स्टार्च को ग्रेन करता है, मतलब इकट्ठा करता है, स्टार्च को ग्रेन करता है, ये एमाइलोप्लास्ट हमारा। ठीक। ये एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च होता है प्लांट में, उसको ये ग्रेन करता है, मैंने एकत्रित करता रहता है। उसके बाद यहाँ पर होता है ये हमारा लार्ज सेल। उसके बाद इसको वैक्यूल भी बोलते हैं, लार्ज सेल वैक्यूल, लार्ज सेल वैक्यूल है ये हमारा। बस ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये डंडा नुमा स्ट्रक्चर, ये रेपिड क्रिस्टल है, रेपिड क्रिस्टल, ये रेपिड क्रिस्टल है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट। ठीक। हमने ये प्लांट सेल का हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने ये प्लांट सेल बना, हमारे पास एक ही मार्कर है, ब्लैक मार्कर, तो मैं इसी का यूज किया हूँ। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, एक बार मैं फिर से समझा दूँ। ये जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है प्लांट का, प्लांट सेल का, ये सबसे ऊपरी वाला पार्ट ये हमारा है ग्लाइकोकेलिक्स। और जो दूसरे नंबर का पार्ट है, सबसे पहले कोई टीचर पढ़ा देता है कि सेल वॉल होता है, वो होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सेल वॉल के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। उसके नीचे होता है सेल वॉल, सेल वॉल होता है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है। यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रैपिड क्रिस्टल है, ये एमाइलोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है स्टार्च को ग्रेन करता है, यानी एकत्रित करता है।
ये डायरोस सेल है जो हमारे लार्ज वैक्यूल में पाया जाता है, जिसे हम वैक्यूल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है, इसको लार्ज वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, थोड़ा प्लेस से मैंने जगह की कमती थी। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप एक बार यहाँ देख सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ में मैंने महीन महीन से कुछ बिंदी रखी है, इस मतलब ये खुरदरी है, खुरदरी यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये आप बोलेंगे भैया ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और जो स्मूथ होता है लिपिड ऑयल इन सब का सिंथेसिस करता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना कोई न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्रोमोसोम और हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, यही सब है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल हो गया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एनिमल सेल की ओर। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। ओके, ओए सॉरी यार। अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में, क्या होता है एनिमल सेल। जंतु कोशिका, इसको हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल। तो हम लोग सबसे पहले एनिमल सेल के पढ़ने के बारे में उसका हम समझ लेते हैं कि कैसा होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा एनिमल सेल होता है वो राउंड होता है, जबकि प्लांट सेल जो है वो कॉर्नर यानी चतुर्भुज क्या करें चौड़ाई में होता है। ये हमारा होता है राउंड शेप का। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एनिमल सेल बनाए उसका हम बना लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमारा है सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल के नीचे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, ये हमारी हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा ही जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। ओके, और फिर उसके बाद हमारा रहता है यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो महीन महीन दाने जैसे होते हैं राइबोसोम ये। और ये न्यूक्लियस है हमारा, ये आपको समझा दिए। न्यूक्लियस के बाद यहाँ गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस। आप देख रहे होंगे कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी और कुछ डिफरेंस भी हैं, आपको बताएंगे। ये है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस हो गया। यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये हमारा है ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। ये फ्लूइड नहीं है यानी सेमी फ्लूइड है, अर्ध तरल होते हैं, सेमी फ्लूइड। ये हमारा है साइटोप्लाज्म।
कोश का द्रव, साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोश का द्रव। उसके बाद हमारा यहाँ लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम हो गया। इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर परविद्याल का, दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम बना लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर बेसिकली। ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। मैंने बेसिक समझा दिया जाए था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड ETC का सिंथेसिस करता है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस मतलब बनाता है। ठीक, ये हो गया हमारा, इतना हो गया। उसके बाद इसमें से क्या बोलते हैं हाँ, इसमें एक चीज़ प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता है, इसमें सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल होता है। अब बोलेंगे कि भैया ये सेंट्रियोल क्या है। सेंट्रियोल वो है जो हमारे माइटोसिस में डिवीजन में हेल्प करता है, सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रियोल होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैंने समझा दिया है। उसके बाद आता है राइबोसोम, न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियलस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियलस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियलस, न्यूक्लियोलस। ये हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। गोल्जी अपरेटस, ये हमारा गोल्जी अपरेटस हो गया, जिसको, और यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो मैंने एक समझाने के लिए बना दिया था ऊपर, बाकी हमारे वो सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री। उसके बाद ये हमारा क्या लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये हमारा सेंट्रियोल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। अब बोलेंगे कि सर ये कोशिका द्रव है क्या, भैया ये कोशिका द्रव क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, यानी साइटोप्लाज्म है क्या। अब आप ये बताइए, ये जो साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड होता है, यानी अर्ध तरल। अब तरल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, अपने मन में इमेजिन करिए कि ये तरल क्या होता है। आप बोलेंगे कि भैया जो लिक्विड के फॉर्मेट में होता है, मतलब जो आप लिक्विड का एक मतलब तरल का एक एग्जांपल ले सकते हैं, पानी। अब अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी आधा पानी हो, यानी आधा लिक्विड फॉर्म में हो, आधा सॉलिड फॉर्म हो, उसी को हम सेमी फ्लूइड कहते हैं, यानी अर्ध तरल। अर्ध तरल मतलब आपने देखा होगा, अर्ध तरल का एक बेस्ट एग्जांपल हम मान सकते हैं, आप लोगों ने रसगुल्ला खाया होगा, तो रसगुल्ले को जो चाशनी बनाते हो सेमी फ्लूइड एक प्रकार से मान सकते हैं, वो सेमी फ्लूइड है हमारे लिए। सेमी फ्लूइड किस लिए होता है, जैसे आप लोग ये समझिए कि सेमी फ्लूइड क्यों ये जरूरी होता है हमारे सेल के अंदर। आप लोग देखते हैं गोल्जी अपरेटस है, प्लाज्मा, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, इत्यादि जो ऑर्गेनेल है वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर ही होता है सेमी फ्लूइड, यानी प्लाज्मा, सेमी फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। जब हम जैसे उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये एक तरफ से जो
सेल के अंदर मटेरियल होता है उसको शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे ये शॉक अब्जॉर्ब करता है, झटका नहीं लगता। अगर झटका लगेगा तो ये सारी जो सेल के अंदर वाले पार्ट होते हैं जो क्रिया करते हैं वो डेड हो जाएंगे। अगर ये सारी डेड हो गई तो जीवन पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइटोप्लाज्म का बहुत अहम रोल है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक ना। ओ सॉरी यार। अब हम समझ लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कुछ डिफरेंस देखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, फालतू की बातें नहीं करेंगे। प्लांट सेल आप लोग देखे होंगे, प्लांट सेल में मैंने बताया था सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता प्लांट में। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए कि जो प्लांट होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ओके, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये हमारा सबसे, ये कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है कि सेंट्रियोल किसमें प्रेजेंट होता है किसमें नहीं प्रेजेंट होता है। इसका डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और ये प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये हमारे 12th बोर्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा आता है। इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाता है 2-3 नंबर में, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें सेल्ट्रोल पर, इसमें लार्ज वेक्यूल होता है, लार्ज वेक्यूल होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक, इसमें लार्ज वेक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और बाकी सारी डिफरेंस है जो मैं आपको, अभी कुछ ज़रूरी नहीं है, तो आप मुझे टॉपिक को आगे भी बढ़ाना है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कहीं बाद में देखें ये वीडियो, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में प्लीज़ भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, वो आपका ये वीडियो आपके पास काफ़ी देर में जाए, लेकिन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये बताइए कि जो सेल थ्योरी था, सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का अपवाद कौन सा है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वायरॉइड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी आल। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी यानी कोश का सिद्धांत का अपवाद क्या है,
वायरस है या वायरॉइड्स है, प्रोटीन है या सभी हैं। देख सकते हैं आप एक बार, जो आप लोगों को कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है भैया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। बिल्कुल आप लोगों ने जो सोचा है कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। बट वायरॉइड्स भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। हमारा जो प्रोटीन है वो भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। क्यों, अभी समझाता हूँ कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रोटीन क्यों सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। तो इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर है। अब आप बोलेंगे ये न्यूक्लियो 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 संरचना है, यानी इसमें डीएनए न्यूक्लियो संरचना है, इसमें डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं। वायरस में जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं। वायरस जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, ठीक है। जो वायरॉइड्स होते हैं वो आरएनए होते हैं। ये प्रोटीन, प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, ये डिवीजन है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं, ये डीएनए जो आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये इनमें रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, यानी अपने जैसे कॉपी बनाने की रेप्लिकेशन कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। इनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। जो वायरस और वायरस का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वायरस में डीएनए आरएनए, ये में जो होता है ये रेप्लिकेशन या अपनी कॉपी प्रतिकृति बनाने की कैपेसिटी होती है। लेकिन प्रोटीन में कैपेसिटी नहीं होती कि अपना वो डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन कर सके, प्रतिकृति बना सके, कॉपी बना सके। जबकि डीएनए और आरएनए ये कैपेसिटी होती है इनके अंदर, ये डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये बहुत सारी कॉपी अपनी बना सकते हैं डीएनए आरएनए, जबकि प्रोटीन अपनी बहुत सारी कॉपी नहीं बना सकती है। अब बोलेंगे सर आपने एक्सेप्शन बोला था कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, तो वायरस और वायरॉइड्स, प्रोटीन, ये तीनों सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। बट वायरस और वायरॉइड्स, अब बोलोगे सर ये वायरस तो सजीव भी होते हैं, जब ये हम किसी जीव के अंदर अपना इंटर कर लेते हैं तो वो सजीव के अंदर आते हैं, बाकी सब ये निर्जीव के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये दोनों हमारे, जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये संयोजी कड़ी होता है। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग की संयोजी कड़ी होता है। इस ऐसा आपको सभी टीचर, जितने सारे पढ़ा रहे होंगे, सभी सारे टीचर जो भी पढ़ा रहे होंगे, वो सब लोग बताते हैं कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग की संयोजी कड़ी होता है। बट सही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो वायरॉइड्स होता है उसमें देखिए कि जो आरएनए है वो भी रेप्लिकेशन कर रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल वायरस का वो भी रेप्लिकेशन कर रहा है। इसका मतलब ये आरएनए जो है ये भी लिविंग और नॉन लिविंग की संयोजी कड़ी है, यानी सजीव और निर्जीव की संयोजी कड़ी ये दोनों हैं। वायरस और वायरॉइड्स ये लिविंग एंड नॉन लिविंग की दोनों की संयोजी कड़ी हैं ये दोनों संयोजी कड़ी हैं, ठीक है। अब बोले सर आप प्रोटीन नहीं बताए, जैसे प्रोटीन जो होता है वो सजीव में ही पाया जाता है, मतलब कोई जीव हो तो उसी के अंदर ही प्रोटीन पाया जाएगा। जैसे ये प्रोटीन है तो ये रिप्लिकेट नहीं करेगा, ये अपने डुप्लीकेशन नहीं करेगा, ये एक है तो एक ही है। जबकि आरएनए जो होते हैं बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, डीएनए आरएनए अपने बहुत सारी कॉपी बनाते हैं। इसलिए एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन ये चारों है, ये तीनों है। वायरस भी है, वायरॉइड्स भी, प्रोटीन भी है, इसलिए इसका आंसर आल होगा। मैंने समझाने के लिए बताया कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रोटीन क्या है। बाकी इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अपने तरफ से भाई बेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सपोर्ट आपको करना है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम सेल की साइज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी सेल का साइज कितना होता है। ठीक है, तो हम सेल की साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिए साइज ऑफ डिफरेंट सेल, साइज ऑफ डिफरेंट सेल। तो आप सबसे पहले आप बोलिए, सबसे बताइए, पहले बताइए कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल है, वो बताइए सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल यानी स्मॉलेस्ट सेल। अगर किसी भाई को हिंदी या समझने में दिक्कत होती है तो मैं उसका हिंदी भी बोल देता हूँ, जो कठिन वर्ड होते हैं आप लोगों को लगता है कि नहीं समझ, वैसे तो मैं पूरे का हिंदी बोल देता हूँ। तो आप कभी भी ये वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत होती है, कोई मेरे में कमी है तो आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे कि मेरे के अंदर क्या कमी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, मायोप्लाज्मा। ठीक है, और जो हमारी लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा तो हम समझ गए, ये लार्जेस्ट सेल ये भी समझ गए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सर एक मतलब भी समझ गए कि एक मतलब जो होता है अंडा होता है, आप मतलब का, ये ऑस्ट्रिच का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। इसका साइज लगभग आ, मैं किसी टीचर से पढ़ा था, हर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, उनका नाम था पार्थ फुंगर, वो शायद मुझे शायद 16 सेंटीमीटर ऐसे कुछ बताया, 16 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया। इसका साइज जो होता है इगाबास्ट्रिच का वो लगभग 16 सेंटीमीटर का होता है, यानी 16 सेंटीमीटर का, यानी शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो ह्यूमन है, ह्यूमन, ह्यूमन में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है। जो हमारे क्या बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो हमारी नर्व सेल है, नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल हमारी ये होती है, यहाँ से मस्तिष्क हमारे ब्रेन से होकर ये स्माइनल कॉर्ड के होते हुए बहुत पूरे शरीर में फैले होते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो नर्व सेल है, जबकि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, इसका अब पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जीव का मतलब कौन कौन से इसका आकार कितना होता है। तो साइज आप सबसे पहले लिख लेती है कि साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब सेल का साइज क्या होता है, सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो जो सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया होता है उसका लगभग होता है 3 से 5 सेंटीमीटर, नहीं 3 से 5 माइक्रोमीटर, सॉरी यार, माइक्रोमीटर आप जानते होंगे कि 10⁻⁻⁶मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁻⁶मीटर होता है। ठीक, सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया इसका होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और यूकेरियोटिक जो सेल होते हैं, यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल
यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं वो 10 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, 10 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं। एक चीज़ मैंने ये गलती कर दी, सॉरी आप लोग, ये इसको थोड़ा मिटा ली। जो लार्जेस्ट हमारी सेल होती है वो होती है ओबम, फीमेल की ओबम। हम कहाँ पहुँच गए, नर सेल, सॉरी इसी में दिमाग से चला जाता है। जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ओबम। जो ओबम का साइज होता है, ओबम का साइज होता है लगभग 12 माइक्रोमीटर, और जो स्पर्म का साइज होता है लगभग 6 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वायरस का भी लिख लीजिए कि वायरस का जो साइज होता है, वायरस सेल का साइज जो होता है वो 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अब कंपेयर कर लीजिए कि इसकी या किसी से कल्पना कर लीजिए, किसी से कंपेयर कर लीजिए कितना छोटा है, कितना 0.02, यानी इसको अगर हम मीटर में लिखें तो 2 × 10⁻⁸ मीटर हम इसको लिखेंगे। अब सोच लीजिए 2 × 10⁻⁸ मीटर एक वायरस का सेल होता है, 2 × 10⁻⁸ मीटर से 2 × 10⁻⁷ मीटर। ये मैंने, बाकी इसको मत याद रखिएगा, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड भाई, मैं आया। सॉरी थोड़ा काम लग गया था। तो आपको हम समझाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकेरियोटिक सेल क्या है। जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था, कल आपको बता रहा था कि सेल हम पढ़ेंगे, सेल के टाइप पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने समझाया कि एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, उसके डिफरेंस बताए। जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना मैंने बताया। अगर आप बताएंगे कि थोड़ा आप डेप्थ में बताइए भैया, तो हम और डेप्थ में इसका स्टडी करेंगे। थोड़ा मैं स्टडी भी कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों से ही मैं सीखूंगा। आप मुझसे सीखिए, आप लोगों से मैं सीखूंगा। तो आप सारे चीज़ों को ख़त्म करने के बाद आप आ गए हैं हम अपने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल। डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में? यूकेरियोट इसको हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की। जो कठिन वर्ड होंगे मैं उसका हिंदी लिख दूंगा, बाकी बोल दूंगा। असीम केंद्र की, और इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोट मतलब असीम केंद्र की और यूकेरियोट मतलब ससीम केंद्र की। अब आप किसी चीज़ को समझने से पहले, कोई भी टीचर कोई भी बताए तो आप सबसे पहले जो बताए उसके मेन वर्ड को पकड़िए। मैंने अभी क्या बोला, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, सबसे पहले उसके नाम के अंदर घुस जाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यूकेरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। तो हिंदी में मतलब होता है ससीम केंद्र की, असीम केंद्र की। ठीक है। अच्छा, आप प्रो मतलब क्या होता है, असीम, इससे मतलब निकालिए असीम। और यू मतलब क्या होता है, ससीम। ऐसा आपको कुछ नहीं लग रहा है जैसे जिसमें कुछ ही लिखा होता है उसमें छोटा आ जाता है,
जैसे इंग्लिश में अन आ जाता है, ई आ जाता है, ए एन आ जाता है, तो उसमें कुछ निगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा ससीम केंद्र की, असीम केंद्र की, यानी असीम मतलब छोटा आ जा रहा है, इसका मतलब किसी निगेटिव वर्ड को ये दर्शा रहा है। तो आप ये समझिए कि ये जो असीम केंद्र की है और ससीम केंद्र की, असीम केंद्र, केंद्र की मतलब आपको अभी मैंने क्या समझाया था, ये केंद्र की मतलब केंद्रक होता है ना, तो आप इसका मतलब क्या होगा, केंद्रक, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक। अब असीम मतलब, ससीम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद असीम हम समझ लेते हैं। ससीम मतलब मैं कपड़े पहने हुआ हूँ, यानी मैं कपड़े पहने हुआ हूँ, तो यह मतलब मैं ससीम हूँ, यानी मैं पहने हुआ हूँ। असीम, कोई चीज नंगा है तो उसको असीम बोलते हैं। तो ये है ससीम केंद्र की, ये है असीम केंद्र की। असीम मतलब नंगा, जो बिल्कुल नंगा हो उसको असीम केंद्र की बोलते हैं, और ससीम केंद्र की ये। अब बोलेंगे सर ये ससीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये तो आप बता दिए। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोट मतलब जो एकदम घिरा हुआ हो। जैसे मैं वस्त्र पहने हुआ हूँ अपने तन पे, तो मैं एकदम ढका हुआ हूँ, तो मैं यूकैरियोट हूँ, मतलब समझाने के लिए मैं यूकैरियोट हूँ। और जैसे मैं नंगा हूँ, मतलब कोई भी चीज नंगी है, तो वो आ जाता है प्रोकैरियोट के अंदर। तो जैसे प्रोकैरियोट ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ये मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो देते हैं, ऑर्गेनली इसमें अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट, ये निगेटिव का मतलब है अब्सेंट। और ये मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें अब्सेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अभी आप मैंने क्या बताया, प्रोक्योरेट मतलब जो नंगा हो, एकदम नंगा हो वो, यानी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब जो झिल्ली होती है, झिल्ली। बाउंड मतलब जो घिरी होती है, ऑर्गेनल जो किसी चीज को, मतलब मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, बाउंड मतलब जो घेरे होती है, घेरे होती है, ऑर्गेनल जो ऑर्गेनल को घेरे होती है, वो निगेटिव है, इसमें अब्सेंट, यानी अब्सेंट है यानी घेरे नहीं हुआ हो। इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, यही सेम चीज लिखा है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक, तो इसको मतलब घेरे हुआ है, तो ये घेरा हुआ। अब आपको समझा देते हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोश का है, ये यूकैरियोटिक है सेल, यानी प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ये इसका न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी केंद्रक झिल्ली है। ये न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर होगा क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि अभी यही सेम चीज सब बना हुआ है, लेकिन देखिए इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है वो किसी चीज के अंदर बंधित है, यानी ये इकट्ठा हुआ है इतना। और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इतना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, तो इसका तो जेनेटिक मटेरियल होगा ही। जाहिर सी बात है किसी चीज की पीढ़ी बढ़ना है तो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा ही, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा ही। तो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, मेम्ब्रेन बाउंड है इसके अंदर, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कहीं भी कोई। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, मतलब मेरे समझाने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंजर्व है किसी अंदर, किसी चीज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इसका जेनेटिक मटेरियल कहीं भी बिखरा हुआ है। बाकी ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जो आपको पहले बताए थे कि जो भी और चीजें होंगी इसमें इसके अंदर बिखरी होंगी, बस समझाने के लिए मैंने आपको इतना बता दिया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये मिटा दे रहा हूँ।
प्रोकैरियोटिक अब आप बताइए प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा किंगडम आता है। तो आप वैसे लिख लीजिए, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन छोटे क्लासेस में आ जाता है 1-2 नंबर में, जैसे हाई स्कूल में आ सकता है, इंटर में भी 1 नंबर में आ सकता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें किंगडम मोनेरा आता है, मोनेरा। ठीक है, इसमें मोनेरा आता है। और मोनेरा जिससे किंगडम में आते हैं, बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक, पीपीएलओ हो गए, पीपीएलओ, पिल्यूरो, पिल्यूरो, निमोनिया, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। पिल्यूरो का फुल फॉर्म होगा पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और क्या हो गए, साइटोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं इसके अंदर, साइटोबैक्टीरिया। ये सब आपको आगे आने वाले चैप्टर में डेप्थ में पढ़ेंगे। एक इसका चैप्टर ही है किंगडम का, ठीक है। इससे इसमें साइटोबैक्टीरिया में आगे बीजीए, ब्लू ग्रीन एलगी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एलगी। ये बीजीए तो हम इतना पढ़ लेंगे ना। आपको मैंने ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल बताया था क्या, पीपीएलओ का मायोप्लाज्मा। आप ऐसे लिख दीजिए मायोप्लाज्मा, ठीक है। अब ये आपका हो गया, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ जाते हैं। यूकेरियोट, प्रोकैरियोट आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आप लोग ये बताइए कि जो बैक्टीरिया अभी आपको मैंने बताया, यूकेरियोट, प्रोकैरियोट, आप बताइए बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से इसके 4 प्रकार हैं ये आपको हम बताते हैं। एक होता है बेसिलस, एक होता है विब्रियो, विब्रियो, एक होता है कोकस। एक सेकंड भाई, बहुत आवाज़ हो रहा है। स्ट्रक्चर के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो 4 प्रकार के होते हैं। बेसिलस हो गया, विब्रियो हो गया, कोकस हो गया, और एक होता है स्पाइरलम, स्पाइरल, स्पाइरल शेप का। आपने बेसिलस शेप भी पढ़ा होगा, विब्रियो भी पढ़ा होगा, कोकस भी पढ़ा होगा। स्पाइरल, ये तो आप लोगों की जिंदगी में आता ही स्पाइरल। आप लोग कहीं बुक वाले दुकान पे जाते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे कि अंकल जी आप हमें स्पाइरल वाली नोटबुक दीजिए। तो स्पाइरल मतलब जिसमें तार लगा होता है और तार का घुमाव आप देखते होंगे, जो तार का घुमाव होता होगा इस तरह से होगा, ये स्पाइरल शेप, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है। जो बेसिलस है वो हमारा रॉड शेप का होता है, रॉड शेप। विब्रियो जो होता है वो हमारा कॉमा शेप का होता है, कॉमा शेप का रॉड। आप लोग देखते होंगे रॉड जो होता है ऐसे होता है, ठीक। कॉमा किस तरह की होती है, इस तरह की होती है कॉमा। और जो कोकस होता है हमारा, वो होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल। स्फेरिकल तो आप लोग जानते हैं, स्फेरिकल इस तरह का होता है, राउंड शेप। और जो स्पाइरल होता है वो मैंने आपको बताया,
स्पाइरलम, यहाँ स्पाइरलम रहेगा, ये स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल शेप किस तरह का रहता है इससे, ठीक है। ये हमारा रोड शेप हो गया। जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है वो हमारा रोड शेप का होता है, और जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है वो हमारा कामा शेप का होता है। जो कोकस बैक्टीरिया होता है वो हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, राउंड। स्पाइरलम जो होता है वो हमारा स्पाइरल शेप का होता है। आप लोग ये स्ट्रक्चर देख कर समझ चुके होंगे कि कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसका शेप कैसा होता है ये आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया। बाकी कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट ज़रूर बताएं। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।